देखिए, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? एलिमिनेशन में हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं एल्कीन, ठीक है। और जो हमारी एल्कीन बनेगी, अगर हम लोग देखें तो वो एल्कीन बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो तरीके से बन सकती है। या तो हमारी एल्कीन जो होगी वो सेजेफ प्रोडक्ट होगी, या फिर वो क्या होगी, एल्कीन जो होगी वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगी। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होंगे, खासकर कौन से वाला एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। या तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सेजेफ प्रोडक्ट होगा, और आप मानकर चलिए मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, सेजेफ प्रोडक्ट ही होता है। कहीं कहीं पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तो जो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट सिर्फ हमारा कुछ स्पेशल कंडीशन में मिलता है, जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। मैक्सिमम केसेस में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेजेफ। तो पहले तो हम समझते हैं सेजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे आ गया Cl, और ये CH3। इस कंपाउंड का अगर मैंने एलिमिनेशन करवाया, तो एलिमिनेशन करवाने के लिए मुझे बेस यूज करना पड़ेगा। तो मैं अगर एल्कोहलिक KOH यूज कर लेता हूँ, तो एल्कोहलिक KOH आपस अपने आप में क्या एक अच्छा बेस होगा, OH नेगेटिव आयन देगा, जो एल्कोहल से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे, तो उनकी बल्कीनेस होगी ज़्यादा, तो ये OH नेगेटिव आयन बेस की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ से Cl निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है। अब हमें बीटा कार्बन को सेलेक्ट करना है, तो अगर हम देखें अल्फा के साथ वाला कार्बन होता है बीटा, तो ये वाला भी बीटा कार्बन है और ये वाला भी हमारा बीटा कार्बन है, यानी यहाँ पे दो बीटा कार्बन मिल रहे हैं। एक को बीटा कह दो और दूसरे को बीटा डैश। सपोज मैंने इसको बीटा डैश कह दिया और उसको मैंने कह दिया बीटा। CH2 वाला कार्बन बीटा है और CH3 वाला कार्बन क्या है हमारे पास, बीटा डैश है। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें पता है जो हमारा OH नेगेटिव होगा, अगर मान लो वो बीटा कार्बन से H को रिमूव करता है, यानी हमारा H कहां से रिमूव होता है, बीटा से, तो यहां से अगर H रिमूव होता है तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आया तो मतलब आपके पास क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आएगा CH3। और अगर हम कहें बीटा डैश से अगर H रिमूव होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH और CH2, यानी अब की बार अल्फा और बीटा डैश के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हमसे कोई ये कहे कि इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा या कौन सी वाली अल्कीन बनेगी, तो हमें देखना है दोनों में से कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अब देखा जाए तो ये वाली एल्कीन क्या है, हमारी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो एल्कीन जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है वो एल्कीन उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3+3, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 है, तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी। तो ये फर्स्ट वाली जो एल्कीन है जिसको हम ब्यूट टूइन कह रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूटूइन। तो इस मेजर प्रोडक्ट को ही, ब्यूटूइन को ही हम क्या बोलेंगे, सेजेफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो है वो सेजेफ प्रोडक्ट है। और ये जो माइनर वाला बन रहा है, जो ब्यूट 1 इन बन रहा है, ये हमारा ब्यूट 1 इन, ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये हॉफमैन प्रोडक्ट जो बनता है वो माइनर बनता है, जबकि सेजेफ वाला क्या बनता है, मेजर बनता है। तो ये सेजेफ प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर है। तो सेजेफ बनाने के लिए सिंपल सा रूल याद रखो कि हमें उस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करने हैं जिस बीटा पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। तो देखो इस बीटा पे कितने कार्बन हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन।
जबकि बीटा डैश पे कितने हाइड्रोजन थे, 3। तो हमें रूल क्या याद रखना है कि अगर हम उस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन है, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेजेफ। अगर हम वहां से रिमूव करते हैं जहां पे ज्यादा है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन। और मैंने भी आपको क्या बताया, नॉर्मल केसेस के अंदर हमें ध्यान रखना हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सेजेफ ही बनता है, तो हमें यही बनाना है। अभी हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हॉफमैन बनता है, कुछ स्पेशल केसेस में हॉफमैन बनता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। अब बात आती है कि हमें ये समझना है कि जो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है वो कहां बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट हर एलिमिनेशन रिएक्शन में नहीं बनता। हॉफमैन प्रोडक्ट आपके पास कुछ केसेस होते हैं, उन्हीं के अंदर बनता है। तो वो केसेस जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अपने क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, केस। कौन से केसेस? व्हेन हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म। केसेस व्हेन हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म। हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म, जब हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं, देखिए। केस नंबर 1, व्हेन बेस इज वेरी बल्की। बेस इज वेरी बल्की। अगर हमारा जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा बल्की है। एग्जाम्पल, वैसे तो सारे ही बेसिस बल्की होते हैं, बट जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आपको कहीं पर भी दिख जाए, अब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 C CH3 CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास O, और O के ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड नहीं बोला गया तो कभी कभी वो बोल देते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, वो एक ही बात होती है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो वहां पे O नेगेटिव के साथ आप क्या लगा दोगे, O नेगेटिव के साथ आप Na लगा देना। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो इसको, CH3 थ्राइस CONA। तो वहां से Na जब निकल जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो वो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही तो देगा। तो याद रखना, ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है ये बहुत ज्यादा बल्की बेस होता है, और ये इतना बल्की बेस होता है कि जब बात आती है एलिमिनेशन की, तो देखिए फिर से हम एलिमिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से Cl निकलेगा, यहां से तो क्या निकल जाएगा, Cl। अब एक तो H प्रेजेंट है यहां पे, 2 H यहां पे प्रेजेंट है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे कितने H प्रेजेंट है, 3। अब क्योंकि ये बेस ना बहुत ज्यादा बल्की है, तो वो यहां से H नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पे पहले भी ऑलरेडी यहां पे क्या लगा हुआ होता है, CH3 लगा हुआ होता है। तो CH3 की वजह से यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, साथ में यहां पे भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो यहां पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो इतना बल्कि बेस इन दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में से H निकाल कर ले जाना इतने बड़े बल्कि ग्रुप के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो उसको क्या आसान लगता है, उसको ये इजी लगता है कि वो क्या करे, वो यहां से H को लेकर चला जाए, कहां से, सरफेस वाले बीटा से। तो ये आपके पास एक बीटा था और ये आपके पास क्या था, बीटा डैश। तो वो क्या करता है, यहां से बीटा डैश से एक H को लेके चला जाता है। तो बीटा डैश से जब वो H को लेकर जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूट 1इन बनता है, ब्यूट 1इन। क्लियर है? तो जब भी आपके सामने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का एग्जांपल होगा या बहुत ज्यादा बल्कि बेस होगा, तो याद रखिएगा आपको हमेशा, अगर एलिमिनेशन करवा रहे हैं तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, मतलब H वहां से रिमूव करना है जहां पे H क्या है, ज्यादा है। नहीं, ये मेजर, यहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट, अब ये मेजर हो गया ना यहां पे, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से रिएक्शन आ जाए, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन आ गई, ये हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, और इसकी रिएक्शन हमें एक तो करनी है किसके साथ, एल्कोहलिक QH के साथ, और प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट बनेगा।
और एक इसकी रिएक्शन हमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो CH3 और यहाँ पे थ्राइस CONA ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बी बनेगा। अब हमें आइडेंटिफाइड करना है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो ए क्या होगा अगर हम यहाँ सोचे तो बताइए ए की स्ट्रक्चर क्या होगी। जब हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे OH माइनस है जो सराउंडेड है किससे, अल्कोहल से। तो ये आपका नॉर्मल बेस है, ये आपका नॉर्मल बेस है, मतलब स्टीरिकली अनहिंडर्ड बेस है। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा बल्कि नहीं है ये जो, तो ज्यादा बल्कि नहीं है तो Cl तो यहाँ से निकलेगा। अब बीटा कौन कौन से, एक तो बीटा इसके पास ये है और एक बीटा डैश ये हो गया। अगर मैं बीटा पे देखूं तो कितने मुझे H दिख रहे हैं। अब ये कार्बन कितने, ये वाला जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो बीटा पे मुझे दिख रहा है अभी एक हाइड्रोजन है, जबकि बीटा डैश पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2। तो नॉर्मली हम H कहाँ से हटाते हैं, नॉर्मली हम H कहाँ से रिमूव करते हैं, सेल्सियस प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पे जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होते हैं। तो कहाँ पे कम है अगर हम समझे तो बीटा पे। तो यहाँ से H को हटाओगे क्योंकि सेल्सियस प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेल्सियस। ए प्रोडक्ट हमारा सेल्सियस प्रोडक्ट है, तो ए की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां से Cl निकल गया और यहां से H निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं बी की। तो भाई अगर आप बी की बात कर रहे हैं तो देखिए बी में क्या होगा, बी में आपका जो है ये बल्कि बेस यूज कर रहे हो आप, और बल्कि बेस आपने यूज कर लिया ब्यूटॉक्साइड आयन, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ब्यूटॉक्साइड आयन यहां से H को रिमूव नहीं कर पाएंगे, यहां से बल्कि बेस यहां से H को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो वो इस बीटा से, जिसकी जहां पे स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या कम है, यहां से H को रिमूव करेगा। तो अगर यहां से H को रिमूव करोगे तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका ये अल्फा कार्बन, अल्फा और ये बीटा डैश जिसको बोला, उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्फा पे तो क्या है Cl, और यहाँ से बीटा डैश से H निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो आपका ए प्रोडक्ट ये बना, जबकि बी प्रोडक्ट आपका ये बनता है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। तो केस नंबर 1 क्लियर हो गया। केस नंबर 1 है कि जब हमारे पास टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसा कोई बल्कि बेस आता है तो हम क्या यूज करते हैं, तब हम हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये वाला हमारा प्रोडक्ट क्या है, हॉफमैन, यानी बी जो है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है, यानी सेकंड जो रिएक्शन है उसमें हॉफमैन मेजर बन रहा है, फर्स्ट में सेल्सियस मेजर बन रहा है। अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं, व्हेन लिविंग ग्रुप इज वेरी पुअर, व्हेन लिविंग ग्रुप इज पुअर। अगर हमारा लिविंग ग्रुप पुअर होता है तो हम क्या बनाते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम यहाँ बेस को नहीं देखेंगे, बेस में भी बल्कि और नॉर्मल कैसा भी बेस हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बेस में भी नॉर्मल बेस और बल्कि वटेवर, बल्कि बेस वटेवर जो भी होगा, कोई भी बेस हो सकता है। हम बेस को नहीं देखेंगे, हमें बस ये देखना है कि जब भी हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर है तो फिर वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, हॉफमैन। आपको ये ध्यान रखना है, हम हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा वो वाले केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास होता क्लोरीन और यहाँ पे इसकी रिएक्शन में करवाता किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो मुझे क्या मिलता, सेल्सियस प्रोडक्ट मिलता ब्यूट टूइन। मेजर प्रोडक्ट मेरा ये होता ब्यूट टूइन, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, सेल्सियस प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारा जो Cl है ना ये पुअर नहीं है, ये आप समझ सकते हो गुड लिविंग ग्रुप है। ये कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर हम इसकी जगह कोई पुअर लिविंग ग्रुप जैसे F ले लें, अब जो F है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो क्योंकि F जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, दैट्स वाई अगर हम इसकी रिएक्शन अपना नॉर्मल बेस लाइक एल्कोहलिक KOH के साथ भी करेंगे तो भी हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और हमारा जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर बनेगा। क्लियर है।
अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग ग्रुप गुड है या पुअर है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने पहले भी बताया, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा बस एक ही बात आपको याद रखनी है, बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप, पुअर द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमारा जो बेस है वो जितना अच्छा होता है, लिविंग ग्रुप उतना ही क्या होता है, पुअर होता है। तो मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ भी अब मैं एफ नेगेटिव चेक करता हूं कि ये बेटर बेस है या पुअर बेस है, मुझे ये देखना है। तो एफ नेगेटिव ये तो मुझे पता है ये बेस है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये किसी ना किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। आपका एफ नेगेटिव जो है ये किसी ना किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर मैं ये चेक कर लूं ये कौन से एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो मुझे कुछ आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ H जोड़ देते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो मैंने अगर इसके साथ H ऐड कर दिया तो क्या बन गया, HF। अब मुझे ये समझना है जो HF होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है या वीक एसिड माना जाता है। तो आपको पता होगा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, HI, HBr, HCl और HF। क्यों, क्योंकि आई का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, वो एच को क्या करेगा, जल्दी रिलीज करेगा। तो आई पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एफ का साइज छोटा है, तो एफ का साइज छोटा है तो अगर ये एच रिलीज कर भी देगा तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या स्टेबल नहीं है, क्योंकि एफ का साइज छोटा है, तो वो जल्दी से नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मीनिंग एफ, अब ये एच एफ क्या हो गया, ये आपका वीक एसिड है। तो अगर ये एच एफ कॉम्पेरेटिवली वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एफ नेगेटिव है ना, ये क्या होता है, कॉम्पेरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या, आपको देखना है बेस कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एफ का साइज छोटा है, एफ का साइज छोटा है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख नहीं पाएगा, तो वो तुरंत डोनेट करेगा। तो इट मींस एफ नेगेटिव जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस। और मैंने ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का मीनिंग क्या है, लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, तो उसका मीनिंग क्या है, बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप। इसका मतलब हमारा जो एफ नेगेटिव होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये अच्छा बेस है। तो पुअर लिविंग ग्रुप जहां पे भी हमारे सामने आ रहा है और हम एक नॉर्मल बेस भी यूज कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, तो फिर हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन। तो याद रखिएगा ये वाली रिएक्शन, है ना। नॉर्मली जब भी हम एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है सेजे वाला बनाते हैं। लेकिन याद रखना जब भी आप एल्काइल फ्लोराइड लोगे तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हॉफमैन। केस नंबर 3 आता है हमारे पास, केस नंबर 3। केस नंबर 3 होता है, इफ वी फाउंड conjugated double bond, conjugated double bond after elimination in Hoffman product। यानी हमने एलिमिनेशन करवाया और एलिमिनेशन करवाने के बाद हमने देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और वो भी कौन सा, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो जब भी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड अगर हमें आता हुआ दिख गया हॉफमैन प्रोडक्ट में, तो मतलब हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछे, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, सपोज यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूं और आप खुद ही सोचना कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं सेडसेफ प्रोडक्ट बनाऊंगा और अगर मैं हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता हूं, तो दोनों प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में कंपेयर करूंगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Cl यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा है और ये बीटा डैश है। तो बीटा में कितने हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड तो बना चुका है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, बीटा है ना, ये बीटा है और ये बीटा डैश है। बीटा डैश के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2।
तो नॉर्मली हम सेजेफ किसको बोलते हैं, जब हम उस बीटा से एच हटाते हैं जहां पे एच क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अगर मैं इस एच को रिमूव करता हूं तो ये प्रोडक्ट मेरा कौन सा होगा, सेजेफ प्रोडक्ट होगा। तो सेजेफ प्रोडक्ट बनाने का मतलब मुझे कुछ ऐसा मिला, ये मेरा सेजेफ प्रोडक्ट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से Cl निकल गया तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी था ये आपके पास। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, हॉफमैन, तो अब की बार आपको एच कहाँ से निकालना है, जहां पे एच क्या है, ज्यादा। तो हॉफमैन में आप ये वाला एच रिमूव करोगे तो अल्फा और बीटा डैश जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अल्फा और बीटा डैश मतलब ये था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इसके अंदर जो दोनों डबल बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। ये दोनों डबल बॉन्ड किस में आ गए, कॉन्जुगेशन में। मिसाइल यहाँ लगा दीजिए ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा इसमें दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं और कॉन्जुगेशन में क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड। और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आने से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कॉन्जुगेटेड आइन जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, मेजर, और सेजेफ वाला क्या बनेगा, माइनर। तो केस नंबर 3 क्लियर हो गया कि जब भी हमें ऐसा कभी कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड मिल रहा है हॉफमैन में और सेजेफ में नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हॉफमैन वाला बनाएंगे। लेकिन कभी सेजेफ में कॉन्जुगेटेड बन रहा होगा तो फिर हम सेजेफ वाला बनाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 आता है कभी अगर हमारा कुछ इस तरह से है, देखिए सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये Cl जुड़ा हुआ है और हमारा ये कार्बन हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। अगर हमारा गामा कार्बन जो है वो कभी, गामा कार्बन जो है हमारा वो कभी 3 डिग्री या 4 डिग्री है, यानी गामा कार्बन हमारा, जैसे यहाँ पे गामा कार्बन कितना आ गया, 4 डिग्री। तो अगर कभी इफ गामा कार्बन इज 3 डिग्री और 4 डिग्री, अगर कभी आपका गामा कार्बन जो है वो 3 डिग्री आ जाए या 4 डिग्री आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर हमारा जो सेजेफ प्रोडक्ट है, हमारा जो सेजेफ प्रोडक्ट है वो हाईली कंप्रेस्ड बन रहा है, हाईली कंप्रेस्ड सेजेफ प्रोडक्ट बन रहा है। हाईली कंप्रेस सेजेफ प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड है ना वो कंप्रेस हो गया हमारा, किसकी वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कभी मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड कंप्रेस हो जाए तो फिर आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ से अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, Cl और एक बीटा ये हो गया, बीटा डैश ही हो गया, तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। अगर मैं बनाऊँ सेजेफ प्रोडक्ट तो मुझे कहाँ से H निकालना पड़ेगा, बीटा से। तो अगर मैं बीटा से H को निकालूंगा, करेक्ट, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो जो डबल बॉन्ड मुझे मिलेगा वो हाईली कंप्रेस होगा। हाईली कंप्रेस होने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहे थे आपके पास, दो इस तरह से दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसके बाद 1 2 और ये 3, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड आ रहा है आपका। तो यहाँ से ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ से ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया और ये वाला भी पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप आ गया। तो ये पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस कोज कर रहे हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट बनाया अभी मैंने, सेजेफ। अगर मैं हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो थे वो ग्रुप आएंगे। तो ये वाला जो है वो हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा जो सेजेफ प्रोडक्ट है ना, इसमें जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, स्टीरिकली हिंडर्ड है। ये हमारा स्टीरिकली हिंडर्ड है या कंप्रेस हो गया, देखो करेक्ट, इतने बड़े ग्रुप की वजह से ये कंप्रेशन में आ रहा है। दैट्स वाई हमारा सेजेफ प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, और हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, मेजर। हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है हमारा, मेजर। तो इसका मीनिंग देखो, हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा फ्री है, इसमें ज्यादा स्टेक इंट्रेंस नहीं है, तो ये क्या होगा आपका मेजर।
ये हमारा होता है केस नंबर 4। इसके बाद आता है हमारे पास केस नंबर 5। केस नंबर 5 बताओ क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा केस नंबर 5 बताओ, मालूम है ना केस नंबर 5? जब भी हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं, अगर हम थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं किसका, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स का, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का, तो वहां पे भी हमारे पास जब एलिमिनेशन होगा तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, हॉफमैन होगा। तो ये कुछ केसेस है जिन केसेस को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओनली इन्हीं केसेस में आपका क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। बाकी के जितने भी केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर आपका नॉर्मली कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका सेजेव वाला प्रोडक्ट बनता है। तो नॉर्मल केस आए तो सेजेव प्रोडक्ट बनाना है, और इन 5 केसेस में से कोई केस आ जाए तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन। आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा।